से लेके 2 मीटर तक। मतलब अगर इस तरह से यहाँ पे आइडलर्स अगर हम लोग देंगे, अगर एक आइडलर्स यहाँ कुछ इस तरह दे दिए हैं, तो इसके ऊपर बेल्ट है, तो एक आइडलर्स और दूसरा आइडलर्स के बीच में जो दूरी होगा, ठीक है, 1.5 से लेके 2 मीटर के बीच में होगा, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद बोला गया कि द आइडलर्स इज अ लॉन्ग पुली, एक तरह का पुली, ये लंबा लेकिन है, ठीक है, ये लंबा सर पुली जिसका ऑन एक्सल होता है और बॉल बियरिंग्स होता है जिसमें ग्रीस भरा होता है। हाँ बोलिए ना। सर ये डिस्टेंस जो बताया सर समझ में नहीं आया सर। आइडलर कौन सा? आइडलर अभी वाला जो जस्ट अभी बताया ना, 1.5 मीटर क्या टू बोले? 2 मीटर, आइडलर का जो डिस्टेंस बताया है सर, हम्म। वो समझ में नहीं आया सर, हाँ। प्लीज बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आइडलर्स है ना, जिसके ऊपर बेल्ट पूरा चल रहा है ब्लैक कलर में, दो आइडलर्स के बीच में जो दूरी है ना, ये वाली, ये 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर तक होती है। समझ में आया अभी? ओके सर, हाँ। उसके बाद ऐसा कहीं नियम नहीं है रेगुलेशन एक्ट रूल में, बस ये वॉल्यूम 3 में बताया गया कि प्रैक्टिकली जब हम लोग माइंस चलाते हैं, उसमें बेल्ट बिठाते हैं, तो जनरली 1.5 से 2 मीटर रहता है। ये ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है रेगुलेशंस में लिखा हुआ कि इतना ही होना चाहिए, पर जनरल यूज के लिए 1.5 से लेके 2 मीटर, एज पर वॉल्यूम 1 यहाँ पे वॉल्यूम 3 मेंशन किया हुआ है। ठीक है। बेसिकली अब देख सकते हैं होता क्या है आइलर्स, एक तरह का एक लॉन्ग लंबा वाला पुली है, देख ही रहे हैं ना, एक तरह का लंबा सा पुली है, कुछ इस तरह से पुली है ना एक तरह का, जिसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एक एक्सेल रहता है। एक्सेल का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि उसमें टब का चक्का में एक्सेल होता है, तो उसी तरह इसमें एक्सेल रहता है, इसमें बॉल बियरिंग रहता है और साथ ही साथ में ग्रीस भरा होता है, इसके कारण क्या है, वो गोल गोल घूमता है उसके एक्सेल के ऊपर। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ लिखा हुआ है कि for the transportation of broken and loose material, the flat build should be given a trough shape for that length, which has to be accommodate the mineral, and such troughing is achieved with a set of 3 idlers, ठीक है, at one place, the middle idlers being horizontal, the two on the either side at 20 to 30 degree, the horizontal। यहाँ पे 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। कि सबसे पहला बताया गया है कि आइलर्स क्या करता है, तो देखिए आइलर्स एक तरह का क्या करता है, एक सपोर्ट करता है बेल्ट को, बेल्ट आइलर्स के ऊपर चलता है, लिखा वो भी है। दूसरा आइलर्स का काम ये है कि चूंकि बेल्ट फ्लैट नहीं रहता है, समतल नहीं रहता है, साइड साइड में थोड़ा उठा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं ट्रफ शेप। ये वाला जो शेप होता है ना, ये शेप, इस तरह का शेप, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ शेप, जिसकी इसमें कोई भी मटेरियल आराम से गिरेगा नहीं, जाएगा तो ये जो शेप है बेल्ट को, वो कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है आइडलर्स। लिखा हुआ है कि फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रोकन एंड लूज मटेरियल, सर कुछ टूटा पिक्चर फूटा होगा क्या? ट्रफ शेप का। जी सर। हाँ दिखा रहे ना, यहाँ पहले समझ लीजिए कि ट्रफ शेप ठीक है। बनाता है ये आइडलर्स, ताकि जो मिनरल है इस बेल्ट में जो चल रहे हैं उसको एकोमोडेट कर सके, मतलब उसको अच्छे से लेके जा सके। और ये जो ट्रफिंग है, ये जो ट्रफ शेप हम लोग दे रहे हैं, इसको किस तरह से देंगे, आइडलर्स तो लगेगा, पर आइडलर्स का कितना सेट लगेगा, तो आइडलर्स का 3 सेट लगेगा, सेट ऑफ 3 आइडलर्स। एक जगह पे 3 आइडलर्स का सेट लगता है, अभी डायग्राम में भी हम लोग देखेंगे। एक जो आइडलर रहता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सीधा, ठीक है, ये होता है 0 डिग्री पे। बाकी जो 2 आइलर्स होते हैं वो दोनों साइड्स में होते हैं, एक इधर होगा और एक इधर होगा। दोनों कितने डिग्री एंगल पे होते हैं, वो 20 से 30 डिग्री एंगल पे होंगे, ये भी 20 से 30 डिग्री होगा, ये भी 20 से 30 डिग्री होगा, और इसी के ऊपर हमारा क्या रहेगा, बेल्ट चलेगा। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया, आप बोल रहे थे ना, ये देखिए आइडलर्स दिख रहा है ना, आइडलर्स। हेलो। सर दूसरा कलर पे दिखा है ना, समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर, दिख रहा है। दूसरा कलर मतलब? हाँ पेन हाँ। का कलर बोल रहे हैं? जी पेन सर, का जी कलर? सर। हाँ। तो अच्छा ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं ना, रेड कलर दें, रेड रेड।
देखिए ये है हमारा आइलर्स, दिख रहा है ना, ये है कि नहीं है? ये वाला पोर्शन जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो क्या है? बेल्ट है। तो बेल्ट किसके ऊपर चल रहा है? ये आइलर्स के ऊपर चल रहा है। बेल्ट को जो ट्रफ शेप मिला है, देखिए इस तरह जो शेप मिला हुआ है, वो किसके कारण मिला हुआ? आइलर्स के कारण मिला हुआ है। ऐसा जो ट्रफिंग है हम लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग एक सेट आइडलर्स का मदद से हम लोग कर रहे हैं। एक सेट में कितना आइडल हो रहा है? तो देखिए 3 आइडलर है, पहला, दूसरा और तीसरा। जो बीच वाला जो मिडिल आइडलर होता है वो क्या होता है? फ्लैट होता है, 0 डिग्री पे रहता है। जो बाकी साइड वाले रहते हैं वो कितने 20 से 30 डिग्री एंगल पे रहते हैं। ठीक है, जीरो हॉरिजेंटल से बनाता है। अब चूंकि अब चूंकि वही अब चूंकि जीरो, जो बीच वाला जो आइडलर है वो तो 0 डिग्री है। हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन भी क्या होता है? 0 डिग्री होता है। अब इसे भी बोल सकते हैं कि इससे बनाता हो, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि हॉरिजेंटल से बनाता हो, बात तो एक ही है। हॉरिजेंटल लाइन 0 डिग्री बनाता है, और हमारा मिडल मिडल वाला आइडलर है वो भी 0 डिग्री बना रहा है। तो अब बोल सकते हैं कि मिडल आइडलर से ये 20 से 30 डिग्री पे ये इंक्लाइन रहता है, या फिर बोल सकते हैं कि हॉरिजेंटल से भी 20-30 डिग्री इंक्लाइन रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि all the cotton carcass belt should be used for troughing not exceeding 30 degree to the horizontal। मतलब अगर आप कॉटन कैराकास वाला बेल्ट इस्तेमाल करें, हालांकि वो करते नहीं है। अगर आप कॉटन वाला बताया था ना, 3 मटेरियल बताया था बेल्ट का, कौन कौन सा मटेरियल हो सकता है? जल्दी बताइए। बेल्ट किस किस पदार्थ का बना हो सकता है? बताइए जल्दी, प्रीवियस सेशन पढ़े होंगे पीवीसी। तो जल्दी। सर कॉटन, नायलॉन कॉटन, नाइलॉन, रेयन, कौन बोले? और रेयन सर, रेयन हाँ, पीवीसी का नहीं बनता है बेल्ट, ठीक है? पीवीसी का कोटिंग होता है बेल्ट के ऊपर, कोटिंग। लेयर लगता है, ठीक है? पदार्थ या तो रेयन होगा, नाइलॉन होगा, या फिर कॉटन होता है। प्रीवियस सेशन में वो डिस्कस किए थे। जो कॉटन वाला बेल्ट है ना, उसको ज्यादा आप ट्रफिंग नहीं कर सकते। मतलब बोला गया है, जो कॉटन वाला जो बेल्ट होगा, अगर हम लोग कॉटन बेल्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सपोज मान के चलते हैं ये कॉटन वाला बेल्ट है, तो इसमें भी आइडलर्स देंगे ना, एक दे दिए बीच में आइडलर्स इस तरह से, और इधर भी लगा दिए 2 आइडलर्स, और इसके ऊपर हमारा क्या है? हमारा है कॉटन कैराकास वाला बेल्ट, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसी के ऊपर चल रहा है। अभी अभी यहाँ पे माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, माइक इनका ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। कौन? माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। पंकज सर, भाई माइक ऑफ कर लो। पंकज या तो सर आप सेशन बंद नहीं कर करना। सर आप बंद कर दीजिए। सर आप बंद कर दीजिए माइक। Recording stopped. समझ में आया? तो यहाँ पे बता रहे थे कि अगर आप कॉटन कैराकास इस्तेमाल करते हैं तो जो ट्रफिंग होगा, ठीक है, ट्रफिंग जो होगा यानी इस शेप में जो हम लोग करेंगे वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब सिंपली ये बोल रहा है 30 डिग्री से ज्यादा ट्रफिंग नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम है। किसी केस में? कॉटन कैराकास। कॉटन कैराकास का बेल्ट इस्तेमाल करते हैं तो जो ट्रफिंग का मैक्सिमम ढाल हो सकता है वो है 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। नॉर्मल ट्रफिंग कर रहा है बेल्ट का तो दोनों साइड में 20 से 30 डिग्री लगता है। हॉरिजेंटल वाला तो हॉरिजेंटल रहता है, मतलब 0 डिग्री पे रहता है बीच वाला। क्लियर हो गया? सर हाँ। बोलिए। सर आप जिस साइड से एंगल दिखाए हैं वो तो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है ना। आप 90 डिग्री से इसमें ज्यादा जो कहाँ आप हो? 30 डिग्री दिखा रहे थे। ये वाला, ये पोर्शन बोल रहे हैं? 90 डिग्री किसको बोलेंगे? इस तरह होगा तब ना 90 डिग्री बोलेंगे। आप आप जिसमें 30 का मार्क किए हैं तो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो रहा है ना। 30 डिग्री ऑपोजिट वाला होगा शायद। कहाँ 90 डिग्री आपको दिख रहा है? ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये 90 डिग्री तो ये होता है ना। सपोज ये इधर से हम लोग काउंट करते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा ना 120 डिग्री।
सर मेरा अब बेल्ट। जैसे कि वहां पे जो आइटलेट्स है उसका हम्म। एंगल दो साइड से मेजर कर सकते हैं ना, हाँ एक इनर साइड से और एक आउटर साइड से। हाँ, तो ये जो 30 डिग्री एंगल है वो इनर साइड से है या आउटर साइड से है? कहीं से भी कीजिए आप, हॉरिजेंटल से ही कीजिएगा ना। तो सर आप तो इनर हॉरिजेंटल से साइड ही से कीजिएगा। करने से तो वो अब 90 देखिए डिग्री से ज्यादा हॉरिजेंटल, हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है, आप कोई भी देखिए साइड है, ठीक है, इसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला बात है कि मान के चलिए हमेशा, देखिए हम लोग ये बात किए कि ये वाला जो हम लोग आइडलर्स हैं इसको इस तरह से मेजर किए, है कि नहीं है। ये वाला जो हम लोग करेंगे ना, इसको हम लोग इधर से मेजर करेंगे, ठीक है। सर ये हमेशा क्योंकि, आउटर से कर रहे हैं ना? हाँ क्योंकि इधर से हम लोग दिए हैं ना, क्योंकि इसको ढाल अगर हम लोग दे रहे हैं, अगर इसको बोल रहे हैं 90 डिग्री, तो गलत है ना एक तरह से। 90 डिग्री दे देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये इनर है। तरफ से करेंगे तो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग काउंट कर रहे हैं तो 30 डिग्री। ठीक है, दोनों साइड से 30 डिग्री हम लोग इस तरह से काउंट कर रहे हैं। ये अलग डायरेक्शन है, वो अलग डायरेक्शन, इसीलिए। ठीक है, अब ये तो जो नॉर्मली हम लोग देते हैं 3 आइडलर्स, लेकिन अगर मेरा बेल्ट बहुत ज्यादा चौड़ा है, और वाइडर बेल्ट, हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट में 5 आइडलर्स का हम लोग यहाँ पे देते हैं। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा चौड़ा बेल्ट है वहां पे 5 आइडलर्स देंगे एक सेट में, और नॉर्मल अगर बेल्ट है, बेल्ट साइज है, तो फिर हम लोग 3 आइडलर्स का एक सेट देते हैं। ठीक है, आइलर्स को हम हमेशा क्या करना पड़ता है, ग्रीसिंग करना पड़ता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि आइलर्स आर ऑफन ग्रीस्ड filled for life, that is they need not to be lubricated for the installation, have to be discarded after their specific life is over. देखिए, the idlers are often greased filled for life, they need not be lubricated of for installation and have to be discarded after their specified life is over. मतलब देखिए, आइलर्स का तो ग्रीसिंग करते हैं, पर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको हटा देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। जब उसका जो लाइफ है खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि बार बार उसमें लुब्रिकेशन करके, ग्रीसिंग करके हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। एक उसका जो लाइफ है उसके उसका खत्म हो जाने के बाद उसको, ठीक है, हटा देंगे, दूसरा नया आइडल्स लगाएंगे, ये इसमें बताया गया है। सम आइडल्स आर हाउएवर प्रोवाइड विद ग्रीस निपल्स व्हिच हैव टू बी ग्रीस्ड वंस इन 24 आवर्स। कुछ कुछ आइडल्स में ना ग्रीस निपल रहता है, मतलब वहां पे आइडल्स में छेद रहेगा जहां से आप उसके अंदर ग्रीस डाल सकते हैं। अगर ऐसा सर अगर है लाइफ निपल, कितना है? लाइफ यहाँ मेंशन नहीं है कहीं। तो चीज देखिए, रेगुलेशन रूल में कहीं मेंशन नहीं ना है, या एक्ट मतलब सर वगैरह में, तो मतलब, यूज के हिसाब से जब ज्यादा यूज होने पे कट हाँ जाएगा तो हटा देंगे। हाँ, ये बोला गया है। उसके बाद बोला गया कि आइलर्स एट द ट्रांसफर पॉइंट्स हैव टू बियर द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग मटेरियल एंड दे आर ऑफ स्पेशल कंस्ट्रक्शन विथ थिक corrugated rubber layer on their surface to take up the impact and provide cushioning। ये समझने वाला पॉइंट है कि सर 24 घंटा क्या है, थोड़ा समझ दे। 24 घंटा में ग्रीसिंग करना है, बोला गया है कि अगर आइडलर्स में ग्रीसिंग निप्पल दिया हुआ है तब। ठीक है, कुछ कुछ आइलर्स रहता है ना, कुछ कुछ आइलर्स वहां पे छेद रहता है जिसको बोलते हैं ग्रीसिंग निप्पल, तो वहां पर हम लोग जो है ग्रीस को आराम से बिना खोले उसके अंदर डाल सकते हैं। तो अगर वो ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, तो हम लोग को हर 24 घंटे में उसका ग्रीसिंग करते रहना आइडलर्स का, ताकि स्मूथली वहां पे आइडलर्स घूमता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया, देखिए आइलर्स जो हम लोग देंगे तो पूरा लेंथ ऑफ कन्वेयर देंगे, कन्फर्म है। जितना लंबा कन्वेयर होगा वहां पे हम लोग आइलर्स देंगे ही देंगे ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सपोज ये हमारा है ड्राइव एंड, ठीक है, ड्राइव एंड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसको रिटर्न एंड बोल सकते हैं, या टेल एंड बोल सकते हैं, हम रिटर्न एंड बोल रहे हैं। ठीक है, लोडिंग हमारा, कोयला का लोडिंग हमारा यहाँ पे हो रहा है। माइक किनका ऑन है, प्लीज यार ये ऑफ कर छोटो लीजिए। निकाल के दो गाड़ी। वन माइक, सेकंड वन सेकंड वन सेकंड। माइक ऑफ कर लीजिए, कौन है। प्रवीण सर। Recording stopped. अरे भाई माइक ऑफ करके बात कर लिया करो यार। हेलो, हम आपको क्या बता रहे थे कि देखिए टेल एंड होता है, ड्राइव एंड होता है, ठीक है, रिटर्न एंड बोल सकते हैं, ड्राइव एंड बोल सकते हैं, कि जिस तरफ से कोयला या जो भी मटेरियल डाला जा रहा है बेल्ट पे, तो वहां पे क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। इम्पैक्ट बताया था ना आपको, बेल्ट पे ज्यादा वहां पे चोट लगता है, बताया था ना। जिधर से मटेरियल, मान के चलिए यहाँ पे एलएसडी है, इसका बकेट यहाँ से है,
ठीक है, इस तरह से वो डाल रहा है। तो ऊपर से इतना डाल रहा है तो यहाँ पे बेल्ट पे चोट लगेगा, ज्यादा इम्पैक्ट तो होगा ना, बेल्ट पे इम्पैक्ट होगा तो वहां पे जो आइडलर्स है वहां पे भी इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आइडलर्स एट द ट्रांसफर पॉइंट, ये हो गया ट्रांसफर पॉइंट एक तरह के, जहाँ पे हम लोग बेल्ट पे कोयला ट्रांसफर कर रहे हैं। या फिर एक ट्रांसफर पॉइंट वैसा भी हो सकता है कि एक बेल्ट है यहाँ पे, अभी दूसरा बेल्ट पे कोयला ट्रांसफर कर रहा हो, ऐसा तो होता है ना। हाँ, पूरा सरफेस से लेके पूरा भूमिगत फेज तक तो एक बेल्ट होता नहीं है, बीच में कई सारे बेल्ट डिवाइड रहते हैं, बेल्ट नंबर 1, बेल्ट नंबर 2, बेल्ट नंबर 3, है ना, TB1, TB2, TB3, GB1, GB2, ऐसा रहता है ना, ट्रंक बेल्ट 1, ट्रंक बेल्ट 2, ट्रंक बेल्ट 3, गेट बेल्ट यानी फेस बेल्ट 1, ऐसा करके। तो ये सब हो गया ट्रांसफर पॉइंट्स। तो ट्रांसफर पॉइंट्स में क्या होता है कि जो मटेरियल फॉल होता है, जो कोयला हम लोग या मिनरल बेल्ट पे डालते हैं, उससे क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है बेल्ट पे। बेल्ट पे इम्पैक्ट होगा तो आइलर्स पे भी इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे ना जो आइलर्स का आवश्यकता होता है, वो स्पेशल टाइप का हमको आइलर्स चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर ऑफ स्पेशल कंस्ट्रक्शन विद अ थिक corrugated रबर लेयर ऑन देयर सरफेस। इनका जो सरफेस होता है ना आइलर्स के सरफेस के ऊपर, इसमें हम लोग रबड़ का कोरोगेटेड रबड़ का लेयरिंग होता है। कोरोगेटेड का मतलब इस तरह से रबड़, इस तरह से कोरोगेटेड रहता है ना, इस तरह से रबड़ का हम लोग लेयरिंग देते हैं, रबड़ का लेयर रहता है, ताकि जो इम्पैक्ट आ रहा है कोयला का, पत्थर का, जो भी इसमें मान लोड कर रहे हैं, ठीक है, वो उससे जो है जो बेल्ट टूटे ना, ठीक है, बेल्ट खराब ना हो, और साथ ही साथ जो अपना आइलर्स है उस पर भी चोट थोड़ा कम हो। शॉक एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करे, कुशनिंग की तरह यहाँ पे काम करे, इसलिए यहाँ पे बताया गया। समझ में आया, और कुछ इसमें बताया नहीं गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हम लोग बात किए थे, ये देखिए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जिसमें सारा रनर वगैरह रहता है, लोहा का गर्डर वगैरह जो बोल सकते हैं, सारा चीज इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे देखिए जो आइलर्स है वो किस पे सपोर्टेड रहते हैं, आइलर्स किस पे सपोर्टेड रहेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि आइलर्स आर सपोर्टेड ऑन द चैनल आयरन फ्रेमवर्क एंड द मेंबर्स ऑफ सच फ्रेमवर्क आर 3 to 4 मीटर लॉन्ग, जॉइंड बाय बोल्ट्स एंड नट्स। तो आपको बोले थे कि जो आइलर्स या पूरा जो आइलर्स ही बोल सकते हैं, किस पे सपोर्टेड रहते हैं, किस पे सपोर्टेड रहेंगे जी, चैनल फ्रेम पे। सपोर्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे, सपोर्ट स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, चैनल रहेगा, ठीक है ना, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ना ये सब, दिख रहा है ना जी, यस ये सर। पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, कोई एक होगा, फिर यहाँ पे हम लोग नट वगैरह बोल्ट लगा के दूसरा चैनल को ज्वाइंट किए होंगे, ये फिर यहाँ से भी हम लोग ज्वाइंट किए होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सपोर्ट फ्रेमवर्क सपोर्ट है, सपोर्ट स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं। तो यही बताया गया है कि जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें जो मेंबर होता है, जो सदस्य होता है, मतलब एक एक चैनल का जो लंबाई होता है, चैनल का मतलब समझ रहे हैं ना, ये पूरा लंबा जो था ना इस तरह से, उसको हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए कनेक्टेड था, इसके ऊपर आइलर्स इस तरह से लगा हुआ था, देखे ना जस्ट। तो वो बोला गया है कि जो चैनल है ना उसका लंबाई कितना बताया गया है, ये मेंशन है यहाँ पे। तो चैनल का लंबाई 3 से 4 मीटर लंबा होता है। दो चैनल कैसे ज्वाइन किया जाएगा, बाई बोल्ट्स एंड नट्स। द फ्रेमवर्क इन अंडरग्राउंड माइन रेस्ट ऑन द फ्लोर। और जो फ्रेमवर्क होता है वो किस पे रेस्ट करेगा, ठीक है, वो किस पे सपोर्टेड रहेगा, वो रहता है फ्लोर पे। जो बेल्ट कन्वेयर है उसके जो तली होता है वहां पे वो रेस्ट करेगा, बट सम स्ट्रेचेस ऑफ इट particular discharge may be suspended from the roof by eye bolts and chain. Such suspension is necessary where a belt has to cross a haulage track with tubs and or another conveyor at the delivery ends in the thin mineral beds. तो बोला गया है कि देखिए जो फ्रेमवर्क रहेगा वो कहाँ पे रेस्ट करेगा, फ्रेमवर्क तो तली पे ही रेस्ट करेगा, है कि नहीं, जो हमारा तली है जैसे कि ये, इस पे फ्रेमवर्क रेस्ट कर रहा है कि नहीं, इस तरह से है, कुछ इस तरह से, ये हमारा फ्रेमवर्क ही है कि नहीं है। अब इसके ऊपर हमारा क्या है, आइलर्स है, आइलर्स है कि नहीं है, कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, इधर भी होगा ना इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये आइलर्स हो गया। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसमें कई सारे चैनल्स होते हैं, बताएं 3 से 4 मीटर लंबे होते हैं ये, और इनको जोड़ा जाता है बाई बोल्ट्स एंड नट्स।
ये जो चैनल होते हैं कहाँ पे रेस्ट करेंगे, फ्लोर पे रेस्ट करेंगे। लेकिन बोला गया है कुछ कुछ जगहों पे, पर्टिकुलरली कौन सा जगह पे, डिस्चार्ज एंड पे। डिस्चार्ज एंड मतलब समझते हैं? जहाँ पे लोडिंग होता है सर। हाँ ठीक है, डिस्चार्ज उसी को बोलते हैं जहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो वहां पे ना कुछ भाग को हम लोग रूप से, आई बोल्ट्स की मदद से और चेन की मदद से हम लोग लटका के रखते हैं। देखिए यहाँ पे लटकाया गया है, देख रहे हैं, रिटर्न ड्रम है यहाँ पे, इसको हम लोग लटका के रखे हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग पर्टिकुलरली वहां पे लटका के इसको रखते हैं, ताकि नीचे जो है ना, मतलब क्या जो भी यहाँ पे कोयला वगैरह डाल रहे हैं, तो नीचे जो है हमारा जो भी कोयला गिर रहा होगा, स्पिलेज हो रहा होगा लोडिंग के टाइम शाम में, वो इसके अंदर पूरा दब ना जाए। नहीं तो पता चला कि इसको जमीन में रहेगा तो ये पूरा जो ड्रम है वो उसमें पूरा कोयला के अंदर ही घूमने लगेगा। तो ऊपर उठा रहेगा तो क्या होगा, समय समय पे इसके अंदर हम लोग साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। और ये जो सिस्टम है टांगने का बेल्ट का, वो तभी करते हैं जब हमारा कोई बेल्ट कन्वेयर किसी हॉलेज रास्ता के ऊपर अगर जाना रहता है, तो वहां पर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बताया गया है आइलर्स के बारे में, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इधर। डायरेक्शन ऑफ एक्सल वगैरह इसको आप छोड़ सकते हैं। मेन पर्पस आइलर्स ये याद कर लीजिएगा कि आइलर का काम है बेल्ट को सपोर्ट करना, और दूसरा बेल्ट की ट्रफिंग करवाना, मतलब ट्रफ शेप देना। बहुत सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, पर इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, इतना हम आपको सजेस्ट भी नहीं करते कि एग्जाम के लिए इतना ज्यादा पढ़िए। और टेंशनिंग अरेंजमेंट पे भी आ जाते हैं, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। टेंशनिंग अरेंजमेंट्स, खिंचाव उत्पन्न करने वाला व्यवस्था। आपको पता है कि अगर खिंचाव प्रॉपर नहीं रहेगा तो ड्राइव एंड जो है, ड्राइव एंड का मतलब हो गया जो जिधर मोटर लगा हुआ है, वो जो पुली है वो या ड्रम है, वो रिटर्न वाला ड्रम पे पावर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। जितना ज्यादा तनाव रहेगा, ठीक है, बेल्ट में, उतना ज्यादा ये अच्छे से बेल्ट घूमेगा नहीं, तो फिर स्लिप होने लगेगा। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग क्या करें, खिंचाव उत्पन्न करें, तो उसके लिए हम व्यवस्था देते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है कि द बेल्ट शुड बी इन प्रॉपर टेंशन है, बेल्ट जो है उचित तनाव में, खिंचाव में होना चाहिए। इफ इट लूज और स्लैक, अगर ये ढीला है, ठीक है, ढीला है या फिर मतलब स्लैक का मतलब हो गया कि उसमें बहुत सारा इस तरह से, जैसे बेल्ट है इस तरह से अगर है, इसको ढीला ही बोल सकते हैं। ढीला, स्लैक और लूज, ढीला ही एक ही बोल सकते हैं। अगर बेल्ट ढीला है, ठीक है, कहाँ पे, ड्राइविंग ड्रम के पास, तो जो रिटर्न ड्रम है, लैटर का मतलब यहाँ पे है रिटर्न ड्रम, वो क्या होगा, लैटर में क्या होगा, यानी रिटर्न ड्रम में पावर जो ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा बेल्ट, जिसके कारण क्या होगा, बेल्ट स्लिप मारने लगेगा। ड्रम तो घूमेगा, कौन सा ड्रम घूमेगा, ड्राइव ड्राइव ड्रम तो घूमेगा घूमेगा, लेकिन रिटर्न ड्रम नहीं घूम पाएगा। क्यों नहीं घूम पाएगा, क्योंकि जो है बेल्ट जो है पूरा पकड़ के फ्रिक्शन में है नहीं। अब क्या करेगा, ड्राइव ड्रम घूमता रहेगा, लेकिन बेल्ट में तनाव है नहीं कि जो बेल्ट है वो रिटर्न ड्रम में पावर ट्रांसमिट कर पाए। ये जरूरी है कि हम लोग जो बेल्ट है उसमें प्रॉपर खिंचाव उत्पन्न करें। ठीक है, तो इसमें बताया गया, द टेंशन इन द बेल्ट कन्वेयर स्मॉल लेंथ इन द रिटर्न ड्रम माउंटेड इन अ स्टील फ्रेमवर्क टू which hooks are fitted for tensioning by means of selection from the drawbar attention. The such arrangement is provided the face conveyor the longer face on the get belts which have to be extended around. एक्स्ट्रा बेल्ट, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है कि द एक्स्ट्रा बेल्ट रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंशन इज प्रोवाइडेड विद लूप टेक अरेंजमेंट प्लेस नियर द ड्राइव ड्रम। लूप टेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। बोला गया है कि हमको एक्स्ट्रा बेल्ट रखना पड़ता है किधर साइड में, लूप टेकअप हमेशा याद रखिएगा किधर रहेगा, ड्राइव एंड के साइड में या रिटर्न के साइड में, हमेशा ड्राइव एंड के साइड में। लूप टेकअप हमेशा किधर रहेगा, ड्राइव एंड के साइड में, जिधर मोटर लगा हुआ उधर रहेगा। लूप टेकअप में क्या होता है, एक्स्ट्रा बेल्ट होता है, एक्स्ट्रा बेल्ट होता है, देखे ना यहाँ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बेल्ट। ठीक है, डायग्राम भी हम लोग बनाए थे, देखे थे ना, कुछ इस तरह से बना था डायग्राम हमारा। हाँ, लूप टेकअप का डायग्राम डिस्कस किए थे ना हम लोग कुछ इस। ठीक है, लूप टेकअप सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं है, इसका डायग्राम होगा मेरे पास। हाँ, इसका डायग्राम मेरे पास होगा, रुक जाइए, देखिए यहाँ पे है तो दिख रहा है ना, ये हमेशा किस साइड में रहेगा,
ड्राइव ड्रम के पास है, इधर उल्टा बना दिया है ड्राइव ड्रम। ठीक है, तो ये ड्राइव ड्रम के पास में ही रहता है, नजदीक रहता है। ठीक है, पूरा जो रहेगा ना इसी को बोलते हैं पूरा टेंशनिंग अरेंजमेंट, ये पूरा सिस्टम को, हाँ पूरा पूरा सिस्टम, पूरा 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 सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कि ये लूप टेकअप अरेंजमेंट है। ठीक है, तब बेल्ट है खींच के रखेगा तब जाके उसमें पावर जनरेट। ठीक है, तो ये हो गया लूप टेकअप अरेंजमेंट। बेल्ट कन्वेयर आर एक्सटेंडेड जनरली, हाँ बिल्कुल घटा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है कि नहीं, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जनरली दिखे यहाँ पे लिखा वो भी है, थोड़ा सा आप लोग एमसीक्यू एनसीडी में गड़बड़ भी दिया हुआ है, उसको भी आप सही कर लीजिएगा। वहां बोला गया है, यहाँ पे बोला गया एक्चुअली कि बेल्ट्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम कलर चेंज करते रहे। Belts conveyor are extended generally after 90 meter of advance the roadway, and the loop take-up arrangement accommodate extension up to 9 meter. बोला गया है कि बेल्ट कन्वेयर आर एक्सटेंडेड जनरली आफ्टर 90 मीटर एडवांस ऑफ द रोडवे। मतलब बेल्ट, मतलब फेस यह देखिए यहाँ पे है। आज छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मेरा अभी फेस यहाँ पे है, ठीक है, मेरा फेस अभी यहाँ पे है, मान लेते हैं। ठीक है, मेरा बेल्ट यहाँ तक, पूरा का पूरा बेल्ट यहाँ से यहाँ तक मेरा बेल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग रंग से बना देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, है कि नहीं। यहाँ तक मेरे पास बेल्ट है, यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट कीजिए, यहाँ से मेजरमेंट आप स्टार्ट कीजिए। अब डेली डेली तो यहीं पे नहीं ना रहेगा फेस, हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ये फेस क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। यहाँ पे हम लोग मान के चलिए 0 मान लेते हैं, 0 मान रहे हैं। जैसे ही जो हमारा फेस है वो 90 मीटर एडवांस कर जाता है, कितना मीटर, 90 मीटर एडवांस कर जाता है ना, तो हमको बेल्ट को क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा। बेल्ट एक्सटेंड करने का मतलब हो गया कि ये बेल्ट है, इसमें और हमको बेल्ट लगाना होगा और फिर इसको जोड़ के यहाँ तक लाना। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं। मतलब जब भी हमारा फेस 90 मीटर एडवांस करेगा तो हमारा बेल्ट को भी हमको साथ साथ आगे बढ़ाना होगा। अब मान के चलिए फेस आप बढ़ा दिए पूरा, बेल्ट वहीं का वहीं रखे हुए हैं, 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया। अब वहां से सोचिए वो एलएसडी वहां से लोड करने के लिए फेस से आएगा बेल्ट के पास, तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वही इसमें बताया गया कि जैसे आपका फेस जो है, ठीक है, फेस बोल सकते हैं या रास्ता बोल सकते हैं, रास्ता बोलिए क्योंकि यहाँ वो रास्ता ही बोला गया है। ठीक है, तो जैसे ही रास्ता आपका 90 मीटर ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो आपको बेल्ट भी आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड द लूप टेकअप अरेंजमेंट एकोमोडेट एक्सटेंशन अप टू 9 मीटर। और जो लूप टेकअप है, लूप टेकअप अरेंजमेंट होता है, ठीक है, लूप टेकअप अरेंजमेंट कितना मीटर तक रख सकते हैं, 9 मीटर तक यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जो लूप टेकअप अरेंजमेंट है ना, इसमें 90 मीटर 9 मीटर तक बेल्ट रहेगा। समझ रहे हैं ना, इसमें कितना बेल्ट रहेगा, 9 मीटर तक बेल्ट रहेगा। हम बोल रहे हैं कि ये जो लूप टेकअप है ना, इसमें बेल्ट होगा ना, बेल्ट का लंबाई, ये टोटल लंबाई जो है 9 मीटर होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे ही बेल्ट आपका 90 मीटर से ज्यादा एडवांस हो जाता है तो आपको बेल्ट क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। कितना एक्सटेंड कीजिएगा, एक बार में उतना ही नहीं कर पाइएगा जितना आपके पास लूप टेकअप में है, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा तब जाके लूप टेकअप, मतलब एक बार में आप 9 मीटर तक कर सकते हैं। तो कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि लूप टेकअप अरेंजमेंट कितना % रहता है बेल्ट का। लूप देखिए एनसीडी में सवाल भी है और गलत इसका आंसर दिया हुआ है, पता नहीं एग्जाम में हो सकता है कि उसी को सही मान दे, ऐसा भी हो जाएगा। ये भी जो है, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं।
लूप टेकअप अरेंजमेंट कितना बेल्ट का कितना प्रतिशत रहता है? देखिए नॉर्मली अगर 90 मीटर एडवांस करने के बाद जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा जी बताइए, कितना हो गया? तो वहां 1% लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो सवाल आ जाता है ना, तो 1 ही% मारिएगा एग्जाम में CL में, क्योंकि क्या है ना कि उस एनसीडी का सवाल ऐसा है कि एग्जामिनर जो है, ठीक है, जो दे रहा है उसी के हिसाब से वो आंसर मान रहा है, हालांकि एक्चुअल में होना चाहिए 10%, पर हम आपको बोल रहे हैं एग्जाम इस तरह का आता है तो 1% ही मार दिए, पता चला वही हिसाब से क्वेश्चन सेट किया है, वहाँ 1% तो सही अब मान रहा है, लेकिन होना चाहिए एक्चुअल में कितना, 10%, क्योंकि 90 मीटर एडवांस करने के बाद आपके 9 मीटर में लुक टेकअप रहता है, तो बेल्ट का हिसाब से कितना आ रहा है, 10% आ रहा है ना। सर ये तो ठीक है, कंफ्यूज हो गया। हाँ कंफ्यूजन हो गया, इसीलिए हम आपको बता दिए ना दोनों चीज, क्या चीज कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर 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 सर हम सही पकड़ के चले तो वो गलत निकलेगा, तो हमारा तो मार्क भी चला जाएगा। यही एग्जामिनर में गलती करता है ना, क्वेश्चन देखिए बुक में, नहीं लिया ना, इसलिए बुक में जो लिखा हुआ है एनसीडी में उसी को करिए, अगर इस तरह का आता ना 9 मीटर 10 मीटर तो आराम से मार दीजिएगा, क्योंकि है लिखा हुआ, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज में वहां पे दिया हुआ, वहां पे 1% दिया हुआ है, 1% याद कर लीजिए, नॉर्मली 10% होता है, अगर इनकेस 1% नहीं रहता है तो फिर 10% चूज कर लीजिएगा, ठीक ना, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, और इसका कुछ, हाँ ये जान लीजिए, फंक्शन ऑफ टेल एंड द बेल्ट, इसका एक काम आता था जी, पर्पस ऑफ बेल्ट टेंशनिंग अरेंजमेंट, नोट्स में आपको दिए होंगे, एक सेकेंड रुकिए, तो नोट्स में आपको हम बताए होंगे, Recording stopped. बेल्ट नोट्स आप लोग देखे हैं कि नहीं, लूप टेकअप अरेंजमेंट, ठीक है। लूप टेकअप व्यवस्था का क्या उद्देश्य है वो जानना है आपको। सबसे पहला उद्देश्य यह है कि टू टेक अप द स्लैक बेल्ट, अब कोई बेल्ट ढीला है, मान के चलिए यहाँ पे ड्रम है, यहाँ पे भी ड्रम है, इस तरह से ढीला है, तो इसको देने से क्या हो गया, टाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान के चलिए अब इसी को, ये जो ढीला था, ढीला थोड़ा सा और बना देते हैं, ये कुछ इस तरह था, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर दिए, इसमें हम कुछ इस तरह से कर दिए, तो ये टाइट हो गया कि नहीं हो गया, ये जो एक्स्ट्रा ढीला हुआ था उसको खींच के और टेंशन दे दिए, तो क्या हुआ, जो स्लैक था, स्लैक का मतलब जो ढीला रसा था, उसको पकड़ लिए, है कि नहीं है कि नहीं है बताइए। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग बेल्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, इसको ढीला कर दीजिए, इसका लंबाई कम कर दीजिए, ढीला हो जाएगी नहीं बेल्ट, ये जो लंबाई है ये इसको कम कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, तो ढीला हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, खींच सकते हैं, एज वेल एज क्या कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं, मतलब समझ नहीं रहे, चैन सिस्टम मतलब, हाँ हाँ हाँ, वहाँ सिस्टम रहता है, ठीक है, वहाँ पे सिस्टम रहता है, विंच रहता है, उसको घुमाते हैं, आगे पीछे वो होता है, गोल गोल घुमाते रहते हैं, तो जब टाइट होगा, ढीला होगा, वैसा वो रहता है उसमें सिस्टम। तो स्ट्रेचिंग मतलब समझ में आ गया, स्ट्रेच करना है बिल्ड को, श्रिंक मतलब समझ में आ रहा है, श्रिंक, श्रिंक का मतलब ऊपर नीचे मत याद कीजिए, श्रिंक का मतलब है कि बेल्ट को छोटा करना है, कैसे कीजिएगा, बिना काटे बेल्ट को छोटा करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आइए, इसको खींच के और नीचे पीछे कर दीजिए, छोटा हो जाएगा बेल्ट,
और तनाव भी उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सर ये तो 9 मीटर से ज्यादा हो जाएगा। जो भी है नॉर्मल हम बता रहे हैं। श्रिंकिंग हो सकता है ना इससे? हो सकता है ना? हो सकता है। श्रिंकिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ। हाँ। और फिर स्ट्रेच का मतलब खींचना, श्रिंक का मतलब सिकोड़ना। तो सिकुड़ भी सकता है बेल्ट और खींच भी सकता है। किसके कारण से सब हो रहा है? ये लूप टेकअप का अरेंजमेंट के कारण हो रहा है। तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं बेल्ट का एक्सटेंशन, यानी खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, ये एक ही वर्ड है। ठीक है। एंड रिडक्शन भी हो सकता है बेल्ट का। हो सकता है ना, बेल्ट को छोटा या बढ़ाया जा सकता है। और इससे कारण क्या होता है? प्रोवाइड्स फ्रिक्शन। किसके बीच में फ्रिक्शन? बिटवीन बेल्ट एंड ड्राइव। बेल्ट एंड ड्राइव का मतलब समझ में आ रहा है ना? ड्राइव, बेल्ट एंड ड्राइव का मतलब होगा बेल्ट और जो अपना जो ड्रम है, कौन सा ड्रम? ड्राइव ड्रम। उसके बीच में फ्रिक्शन। ये देखिएगा, बेल्ट कभी देखे होंगे तो इस तरह से रहता है फ्लूइड कपलिंग। ठीक है। ड्राइवर और ड्रिवन बोलते हैं ना, तो ये देखिए ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में लग रहा है। ठीक है, ड्राइविंग मेंबर एंड ड्रिवन मेंबर। ड्राइविंग मेंबर कौन होगा यहाँ पे? ये हमारा जब मोटर का शाफ्ट। घुमाता है सर, कौन रहेगा? कौन घुमा रहा है? मोटर। ड्राइविंग मेंबर। और यहाँ पे ड्रिवन मेंबर कौन होगा? ये हमारा ड्रम का। ठीक है, ड्रम का शाफ्ट। जी होगा कि नहीं होगा बताइए? जी। वही इसमें बताया गया है। इधर में हम एक बना देते हैं एक डायग्राम। ये हो गया हमारा मोटर का शाफ्ट, तो जोड़ दिए। और इधर हम बना दिए एक और शाफ्ट। ये किस चीज का शाफ्ट है जी? ड्रम का शाफ्ट। ठीक है, तो दोनों को जोड़ रहा है कौन? फ्लूइड कपलिंग। फ्लूइड फ्लूइड कपलिंग। कपलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर, इस कपलिंग के अंदर ऑयल रहता है, तेल रहता है कुछ स्पेशल। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड कपलिंग। किसके बीच में लगा रहा है? ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइविंग मेंबर पिक्चर में बोला गया है, लेकिन हमारा क्या घुमा रहे हैं? एक तरह का शाफ्ट घुमा रहे हैं। मोटर का शाफ्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर। और दूसरा कौन सा शाफ्ट है जी? ड्रम का शाफ्ट। तो दोनों एक तरह का शाफ्ट ही है। तो ड्राइवन शाफ्ट एंड ड्राइवर शाफ्ट दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? फ्लूइड कपलिंग। ठीक है, याद रहेगा, इसके अंदर फ्लूइड रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कपलिंग। पता चल गया आपको कौन कौन सा कपलिंग होता है। तो ड्राइवेड की हम लोग बात करें तो ड्राइवेड में क्या हुआ? एक मोटर हो गया, फ्लूइड कपलिंग हो गया, गियर व्हील्स हो गया। गियर भी रहता है, देखें दांत वगैरह कभी देखे हैं? छोटा सा घड़ी रहता है, देखते हैं, उसके साथ में बहुत सारा गियर लगा होता है, छोटा छोटा। देखिए ना, एक घूमता है, दूसरा वाला घूमता है, तीसरा वाला घूमता है, उसी तरह वहां पे भी देखिएगा गियर होता है बड़ा। तो वो गियर भी रहेगा ड्राइवेड में इंक्लूड। उसके बाद है ना ड्रम विच प्रोवाइड नेसेसरी arc of contact to the belt by friction and the snub pulley, and a drum which provide necessary arc of contact या फिर angle to the belt by friction and snub pulley। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन ये है क्योंकि वॉल्यूम 3 में ही अभी जस्ट इसमें बताया गया था कि ड्राइव हेड जो है, यहाँ पे देखिए ड्राइव हेड को अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, छठा पार्ट में, और ड्रम्स को दूसरा पार्ट में। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है ड्राइव हेड जो होगा ना, ड्राइव हेड, उसमें हम लोग ड्राइव वाला ड्रम को भी इंक्लूड करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना यहीं पे। पहला तो ये मोटर, चाहे इलेक्ट्रिक हो या चाहे फिर कंप्रेस्ड हो। दूसरा है फ्लूइड कपलिंग। तीसरा हमारा गियर हो गया। चौथा हमारा ड्रम हो गया। पांचवा हमारा सब स्नब पुली हो गया। स्नब पुली बता चुके थे, टू इंक्रीज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, है कि नहीं? तो ये इसमें बताया गया है।
इसके अलावा देखिए पोजीशन ऑफ ड्राइव हेड डिपेंड्स अपॉन, ये छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। ये आप छोड़ सकते हैं। होल्ड बैक्स, होल्ड बैक का काम जान लीजिए। बाकी अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। होल्ड बैक का काम क्या है ये सब जान लीजिए। अगर मान के चलिए कोई इंक्लाइंड कन्वेयर है, क्या है, इंक्लाइंड कन्वेयर है, इस तरह जा रहा है, इंक्लाइंड डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसमें मटेरियल भी जा रहा है या नहीं भी जा रहा है, जो भी है, अगर जा ही रहा हो ठीक है, नहीं जा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये अपहिल जा रहा था, अपहिल का मतलब क्या हुआ, अपहिल की बात हम लोग जब भी करेंगे, अप का मतलब ऊपर, हिल का मतलब पहाड़, यानी इस डायरेक्शन में। डाउन हिल का मतलब होगा नीचे। तो ऊपर जा रहा था, इनकेस हुआ पावर सप्लाई फेल, क्या हुआ, पावर कट गया। अब चूंकि ढाल में है, तो ढाल में है तो क्या, ग्रेविटी कारण ये वापस बेल्ट पीछे आना चाहेगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं, पीछे आना चाहेगा। तो यहाँ पे काम आता है होल्ड बैक। होल्ड बैक क्या करता है, ये बेल्ट को होल्ड कर देता है, बैकवर्ड रनवे को रोक देता है, एक सेकंड, एक तरह से आप बोल सकते हैं बेल्ट का, अगर पावर फेल होता है तब, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेल्ट को रोक देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये रोक देता है, इसलिए इसमें बोला गया है, ठीक है। अ डिवाइस विच विल ऑटोमेटिकली लॉक इट अगेंस्ट टर्निंग बैकवर्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एज होल्ड बैक, ठीक है। तो ये इसमें आपको याद रखना है कि होल्ड बैक का काम क्या है, बैकवर्ड रनवे को रोकता है अगर आपका पावर फेल हो जाता है या फिर आपका बेल्ट कट जाता है। बेल्ट मान के चलिए कहीं से फट गया, कट गया, ठीक है, तो बाकी बेल्ट नीचे आना चल स्टार्ट कर देगा और बहुत ज्यादा पीछे आ जाएगा, तो ये नहीं होने देगा। पावर भी अगर कट हो जाता है तब भी नहीं हो जाने देगा, ठीक है। तो ये है होल्ड बैक, बस नाम जान लीजिए। सिक्वेंशियल कंट्रोलर ऑफ कन्वेयर्स, इसके बारे में जान सकते हैं थोड़ा सा, हम इसको यहाँ पढ़ाएंगे नहीं ज्यादा डिटेल में, बस हमको डायग्राम में थोड़ा थोड़ा बता देंगे इसका काम क्या होगा, ये हम बता देते हैं, सर ठीक है। आप सेफ्टी सभी होल्ड को बैक। होल्ड बैक, हाँ, होल्ड बैक सेफ्टी डिवाइस बोल सकते हैं। अब देखिए क्या है कि आपको पता है कि सरफेस से पूरा एक बेल्ट भूमिगत भाग में लेके जाना पॉसिबल नहीं है कि नहीं है। मान के चलिए सरफेस, सरफेस का ये हो गया एक भाग, ये भूमिगत भाग में आ जाता है, इसका नाम दिया TB1, ट्रक बेल्ट 1, ठीक है। अब भूमिगत भाग में अब एक जगह से बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था तो एक और बेल्ट बिठा दिए, इसको क्या बोले, TB2, ट्रंक बेल्ट 2, ये भूमिगत भाग में ही है। फिर एक और लेके गए बेल्ट, इसको क्या बोल दिए, TB3। हो सकता है कि एक और लेके चले जाए फेस कन्वेयर, इसको बोल दे हम लोग GB1, गेट बेल्ट 1। तो बेल्ट का सीक्वेंस क्या है, बताइए, बेल्ट का सीक्वेंस क्या हो सकता है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नो सर। थोड़ा डायग्राम हम थोड़ा गलत जगह बता दिए हैं, इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। तो थोड़ा सा आपको समझ में आता, या समझने के लिए बता रहे हैं, सरफेस सही है, सेम टू सेम। तो क्या हो रहा था अभी कि कोयला यहाँ पे लोड हो रहा था, लोडिंग पॉइंट इधर था, ये कोयला किधर से यहाँ से आ रहा था इसके पास। अब यहाँ से कोयला जो है वो यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर जो कोयला यहाँ पे है यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर जो कोयला है यहाँ से लेके वो सीधा सरफेस में जाएगा। दिख रहा है आपको। अब मान के चलिए ये बेल्ट बंद है, बेल्ट चालू हो गया, लोडिंग चालू हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे माल जो इकट्ठा बहुत ज्यादा होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये चालू नहीं हुआ और उसमें माल डालते रह रहे हैं, ये बंद नहीं है, तो जमा हो जाएगा। अब ये जमा बेल्ट, जब अब उसमें बहुत सारा माल रहेगा, अब अचानक बेल्ट चालू कीजिएगा तो खींचिएगा बेल्ट को, तो इसमें पूरा जो माल जमा हुआ है उसके कारण घर्षण होगा ज्यादा,
होगा कि नहीं होगा उस बेल्ट पे, TB3 पे? घर्षण से आग लग सकता है, घर्षण से बेल्ट भी टूट सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो ये सब ना हो इसके लिए क्या दिया गया है, सीक्वेंशियल इंटरलॉक। है कि नहीं है? इसमें रहेगा कि जब तक बेल्ट नंबर 1 स्टार्ट नहीं होगा तब तक बेल्ट नंबर 2 स्टार्ट नहीं होगा, जब तक 2 स्टार्ट नहीं होगा तो 3 नहीं स्टार्ट होगा, जब तक 3 स्टार्ट नहीं होगा तब तक 4 स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर 4 को स्टार्ट करना हो तो क्या स्टार्ट करना होगा, 3 स्टार्ट करना होगा, 3 स्टार्ट करना है तो 2 स्टार्ट करना होगा, 2 स्टार्ट करना है तो 1 स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हो गया ना सीक्वेंस, सीक्वेंस इंटरलॉक। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ है कि नंबर में लेके जाना, सीक्वेंस में लेके जाना। तो सीक्वेंस हम लोग लेके चले गए, इसलिए इसको क्या बोले, सीक्वेंशियल इंटरलॉक। यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं। हम्म हम्म। नहीं नहीं नहीं, हाइट ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है। इतना हाइट होना चाहिए कि मतलब इम्पैक्ट से बिल्ड टूटे ना, खराब ना हो, स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। ये है, यही चीज यहाँ पे हम एक बार पढ़ दे रहे हैं थोड़ा सा। फिर ठीक है, बोला गया है कि इफ एन ऑटोबाई कन्वेयर स्टॉप्स फॉर सम रीजन बट नॉट द फीडिंग इनबाई कन्वेयर। इनबाई का मतलब क्या हुआ, फेस की तरफ जो अंदर जा रहा है वो, है कि नहीं? हमारा फेस ये था, ये हमारा सरफेस था, तो एनबाई किधर होगा, इधर वाला होगा ना जी, है कि नहीं? कोई पॉइंट का हम बोले इनबाई, इनबाई का मतलब फेस की तरफ, आउट बाई उस दिशा से अपोजिट हो जाएगा, आउट बाई। बताया था नहीं ये वाला चीज जब यस हम पहला लेक्चर बताए थे? तो बोला गया है कि अगर, इफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एन ऑटोबाई कन्वेयर स्टॉप्स फॉर सम रीजन। ऑटोबाई मान के चलिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो TB3 और GB1 कौन सा ऑटोबाई कन्वेयर होगा? TB3 होगा, ऑटोबाई कन्वेयर होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं बताइए? यहाँ होगा बोला गया कि अगर ऑटोबाई कन्वेयर रुक जाता है कोई दूसरा कारण के कारण, बट लेकिन जो फीडिंग है इन बाई कन्वेयर में वो रुकता नहीं है। फीडिंग का मतलब कोयला डालना, मटेरियल डालना, वो इन कन्वेयर, इन बाई कन्वेयर यहाँ पे कौन है, GB1, वो नहीं रुकता है। तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी पाइल अप एट द ट्रांसफर पॉइंट, यानी यहाँ पे जमा होने लगेगा कोयला, होगा कि नहीं होगा? होगा। दैट इज डिस्चार्ज एंड ऑफ द इन बाई कन्वेयर विच विल ओवरलोड द आउट बाई कन्वेयर। मतलब ये डिस्चार्ज एंड, ये जो डिस्चार्ज एंड है जो कोयला ट्रांसफर कर रहा है वहां पे ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, बेल्ट विल डैमेज। इससे क्या होगा, बेल्ट विल डैमेज, बेल्ट तो टूट सकता है। ठीक है, द ओवरलोडेड बेल्ट विल स्लिप ऑन ड्राइव ड्रम एंड दिस विल जनरेट हीट। जो ओवरलोड बेल्ट है वो स्लिप मारेगा, ठीक है, ड्राइव ड्रम के पास के कारण क्या होगा, ताप उत्पन्न होगा, जिसके कारण बेल्ट में आग लग सकता है। दिस इज डिजास्टर्स, ये बहुत भयावह स्थिति होता है। सच सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाय द सीक्वेंस कंट्रोल इन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग इन सीरीज ऑफ कन्वेयर। तो यही बताया गया है सीक्वेंस कंट्रोल क्या कर रहा है कि जो स्टार्ट करना है स्टॉप करना है कन्वेयर को तो सीरीज में किया जाएगा। तो अब बताइए, सबसे पहले स्टार्ट कौन सा कन्वेयर होगा, TB1 से लेके GB1 में बताइए सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करना होगा, GB1 सर। और बंद करने में हम TB1 लोग GB1 सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ये भगवान, TB1 सर। TB1। जी। अब बंद किसको करेंगे पहले, सर GB1 को TB1 करेंगे। ही होगा। बंद इधर सबसे पहले कीजिए और शुरू इधर सबसे पहले कीजिए। ठीक है, याद रहेगा। जी। ऑटोमेटिक है, पायलट है, इसको छोड़ सकते हैं। मतलब बेल्ट स्वे मॉनिटरिंग डिवाइस है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्क्रैपर चेन कन्वेयर फिर हम लोग आ जाएंगे। ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, बेल्ट स्वे मॉनिटरिंग डिवाइस। देखिए, बेल्ट ऑफ कन्वेयर सिस्टम में वांडर और स्वे इटसेल्फ फ्रॉम द अलाइनमेंट फॉर वेरियस रीजन।
आपको हम बताया था ना कि अलाइनमेंट ऑफ बेल्ट इज वेरी नेसेसरी। बेल्ट सीधा रहना बहुत जरूरी है। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होगा तो एक तो पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, दूसरा स्पिलेज ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं? मटेरियल गिरेगा ज्यादा, और दूसरा बेल्ट ट्रांसमिशन में, बेल्ट का पावर ट्रांसमिशन में काफी दिक्कत होगा। तो बेल्ट का एकदम अलाइनिंग होना, अलाइनिंग मतलब सीधा रहना, काफी जरूरी है। वेन द स्वे मतलब जो स्वे का मतलब क्या, भटकना। जब जो बेल्ट है साइड से ज्यादा, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा साइड वेज हो जाता है, मतलब अपना जो अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए वो टेढ़ा हो जाता है ना, कोई भी कारण, तो ये जो बेल्ट स्वे मॉनिटरिंग डिवाइस है ना, वो क्या कर देगा, ऑडियो विजुअल अलार्म दे देगा। और साथ ही साथ क्या कर देगा, सीधा बेल्ट का जो पावर है उसको ही काट देगा, उसको ही काट देगा। तो यही है बेल्ट स्वे मॉनिटरिंग डिवाइस, इसको याद कर लीजिएगा, ये सेफ्टी डिवाइस है, इतना ही इसमें पढ़ना है। बेल्ट स्वे मॉनिटरिंग, स्वे का मतलब भटकना होता है, तो अगर बेल्ट अलाइन हो तो सबसे बढ़िया है। बेल्ट एक सीध में नहीं, अलाइन नहीं है, टेढ़ा हो गया, अगर निर्धारित सीमा तक, यानी अनुज्ञेय सीमा तक, परमिसेबल लिमिट तक अगर वो टेढ़ा हुआ है, झुका हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा जैसे ही एक्सीड कर जाता है, ठीक है, बेल्ट टेढ़ा होना, तो क्या हो जाएगा, बेल्ट से मॉनिटरिंग डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, ऑडियो विजुअल अलार्म दे देगा, और साथ ही साथ पावर काट देगा किसका, ड्राइविंग मोटर का, और आपका बेल्ट रुक जाएगा, और आप भाई ठीक कर कौन है लीजिए सर? उसके। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर ऑडियो बेल्ट। विजुअल उसमें अलार्म क्या कहाँ लगा बात है? रहता है सर? हाँ, ऑडियो विजुअल अलार्म सर कहाँ लगा रहता है बेल्ट में सर? बेल्ट में कहाँ नहीं बेल्ट में ऑडियो विजुअल अलार्म कहाँ लगा रहता है, सर बेल्ट में ये कहीं। हाँ बोलिए ना, बोलिए, जो सवाल है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, डरिए मत। जो 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 सर द बेल्ट स्वैप स्विच गिवन एज ऑडियो विजुअल अलार्म दिया हुआ है पॉइंट, हाँ हाँ, तो सर ऑडियो विजुअल सर मतलब जो पॉइंट है सर वो समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये पॉइंट ऑडियो विजुअल अलार्म वाला। देखिए ये जो रहता है ना बेल्ट से मॉनिटरिंग डिवाइस, तो देखिए वो बेल्ट, उसमें सेंसर लगा होता है, ठीक है, कि अगर बेल्ट जो है ज्यादा तिरछा साइड में हो जा रहा है तो कोई वायर वगैरह टच करेगा। अब उस वायर से मतलब रूफ में मान के चलिए ऑडियो विजुअल अलार्म एक तो है, उसमें टांग देते हैं, और उसमें जो तार है उसको जोड़ देते हैं किससे, बेल्ट से मॉनिटरिंग डिवाइस से। अब जैसे ही उसको लगता है बेल्ट से मॉनिटरिंग डिवाइस को बेल्ट तिरछा हो रहा है, सिग्नल देता है ऑडियो विजुअल अलार्म को, ऑडियो विजुअल अलार्म क्या होगा, वो ऑन हो जाएगा, यानी बत्ती उसका चालू हो जाएगा, साउंड उसका चालू हो जाएगा, और साथ ही साथ वो पावर भी काट देगा, तो उसी को बोलेंगे बेल्ट स्वे मॉनिटरिंग डिवाइस। तो ठीक सर है, सिग्नल देगा, मतलब सिग्नल दे देगा। एक तरह, हाँ सिग्नल तो देगा, ऑडियो विजुअल अलार्म तो सिग्नल ही दे रहा है ना कि कुछ खतरा है यहाँ पे, है कि नहीं, है कि नहीं? यस सर, यस सर। ये है, अगला सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रैपर्स एंड कन्वेयर। अभी हम बस रिवाइज कर दे रहे हैं, कुछ कुछ सवाल पूछते जा रहे हैं, बताते चलिए। Recording stopped.